गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, शिक्षा एक बहुत ही महान पेशा है। शिक्षा एक बहुत ही महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा मनुष्य का या व्यक्ति का चरित्र का निर्माण और उसके आकार का निर्माण होता है। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी, जिसमें आनुवंशिकता को पढ़ेंगे। आनुवंशिकता को इंग्लिश में कहा जाता है हेरिडिटी। और हेरिडिटी के को पढ़ने से पहले देखिए, हेरिडिटी होती क्या? जो आनुवंशिकता माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाती है, वो डीएनए हो या त्वचा का रंग हो या और कोई भी गुण विकसित होता है, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनका जन्म हुआ था 1882 में। जन्म कब हुआ था उनका? 1882 में, और मृत्यु हो गई 1884 में। ग्रेगर जॉन मेंडल पृथ्वी पर आ गए थे। अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल पृथ्वी पर आ गए थे कब? 1822 में, और इनकी जो मृत्यु होती है 1884 में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, और ऑस्ट्रिया की राजधानी पड़ती है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो ऑस्ट्रिया में हुई, ऑस्ट्रिया के गिरजाघर में हुई। जैसे हिंदू धर्म की शिक्षा गुरुकुल में होती है, मुस्लिम धर्म की शिक्षा मकतब और मदरसे में होती है, उसी प्रकार क्रिश्चियन या ऑस्ट्रिया की शिक्षा कहाँ पर होती थी? बच्चों की गिरजाघर में। ठीक, वहां से गिरजाघर में जब ये पढ़े, जब इनको उच्च शिक्षा चाहिए था, तो विज्ञान और गणित की शिक्षा इन्होंने लेने के लिए कहाँ पे चले गए? वियना में। वहां पे वियना विश्वविद्यालय में चले गए, और इन्होंने क्या किए कि जो विज्ञान और गणित पढ़ने के लिए गए थे, उस विषय में ये क्या हुए? फेल हो गए। फेल होने का कारण ये था कि ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना चाहते थे, और उस समय क्या किए कि साइंटिस्ट बनने के लिए इन्होंने आनुवंशिकता की खोज कर रहे थे, और आनुवंशिकता की जो खोज कर रहे थे मटर के दानों पर कर रहे थे, और इन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना किए, और उसको क्या किए? एक कॉपी पे रखे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वंशागत लक्षण होता क्या है और उपार्जित लक्षण क्या होता है। देखिए, वंशागत लक्षण जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मिल जाने वाले लक्षण को वंशागत लक्षण कहते हैं। जैसे अगर माता पिता के आंख का रंग भूरा है, तो जो बच्चे आएंगे उनका भी क्या होगा? भूरा कलर का होगा। ठीक है, डीएनए माता पिता से मिलते रहते हैं। नेत्रों का रंग बताई दी मिलते रहते हैं। त्वचा का रंग, जैसे अगर माता पिता गोरे हैं तो संतान भी गोरे होंगी, अगर माता पिता काले हैं तो संतान भी काली होगी। अगर माता पिता लंबाई उनकी कम है तो बेटों की भी लंबाई क्या होगी? कम होगी। बीजों का रंग भी क्या होता है? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो बीज का रंग जो पाया जाता था, कभी सफेद कभी हरा, तो इन्होंने भी क्या किया कि बीजों का रंग जो आनुवंशिकता में होता है, वंशागत में होता है, वो सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे उपार्जित लक्षण की तरफ। देखिए, उपार्जित लक्षण क्या होता है? उपार्जित लक्षण, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, उपार्जित लक्षण होता क्या है कि जब संतान के अंदर वातावरण द्वारा प्राप्त लक्षण को
उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर माता पिता आपके फार्मर है, क्या है मतलब माता पिता किसान है, अगर पेशा से जोड़ेंगे, अगर क्या हुआ जो संतान उनकी डॉक्टर बन जाती है तो ये क्या हो गई, उपार्जित लक्षण हो गई। मान लीजिए कि अगर आपके पिताजी का हाथ क्या है, हाथ एक हाथ कट गया किसी तरह, क्या होगा, कट गया, या संतान का ही मान लीजिए, संतान का पिताजी तो ठीक है, पिताजी आपके ठीक है, और उनके संतान जो हुई उनका हाथ क्या हुआ, संतान का एक हाथ क्या हुआ, कट गया, तो संतान ने क्या किया कि उस हाथ को उपार्जित किया, अपना छोड़ा, किसी तरह कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या उपार्जित लक्षणों में आता है। और क्या, बुद्धि विवेक अलग से कुछ गैप्सन क्या होते सीखे जाते हैं, वे भी क्या होंगे, उपार्जित लक्षण के ही अंतर्गत। आइए हम लोग सीखते हैं आनुवंशिकता की परिभाषा के बारे में। देखिए HWC का मतलब है सिद्धू विनर क्लासेस। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आनुवंशिकता की परिभाषा। देखिए क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो आपका स्टैंडर्ड लेवल है 10वीं तक, उसमें क्या है, प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा कि आनुवंशिकता की परिभाषा बताइए। ठीक है, और उनके लक्षणों को बताइए। तो देखिए आनुवंशिकता की परिभाषा होती क्या, एक पीढ़ी, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी मतलब आपके माता पिता चाचा चाची, बात समझ रहे हैं, तो एक पीढ़ी माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतान में स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। जैसे कोई मान लो जीव पक्षी है, तो गौरैया पक्षी है तो गौरैया ही जन्म देगा, कोयला है कोकिला है, उस तरह से आदमी है, मनुष्य प्राणी उस तरह से अपना क्या करता है, आनुवंशिकता दूसरी पीढ़ी को प्रदान करता है। तो देखिए जो खोज हुई, सबसे पहले खोज कौन किया था आनुवंशिकता की, आनुवंशिकता की खोज जो सबसे पहले किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। कब की थी बेटा, 1866 में। ये बहुत ही लाइटली प्रश्न है, ठीक है, कि आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, और किस सन में की थी, 1866 में की थी। अगला देखिए आनुवंशिकी, आनुवंशिकी शब्द का सबसे प्रथम शब्द का जो प्रयोग था किसने किया, तो आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किए बेटा, ये बैटसन किए। 101% आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में बनेंगे, क्योंकि लोग आनुवंशिकी शब्द और आनुवंशिकता में अंतर होता है। तो आनुवंशिकता तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे पौधे, बौने पौधे के मटर के को लिए और उसकी जांच करते रहे, लगभग 8 वर्षों तक जांच किए, तब जाके पता चला। और जब तक जिंदा थे ग्रेगर जॉन मेंडल तब तक नहीं पता चला। वो लीक कर क्या किए थे, टपक गए बेचारे, लीक कर टपक गए, तो 8 वर्ष बाद पता चला कि हाँ आनुवंशिकता भी होती है। ठीक है, देखिए तो बैटसन क्या रहे, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग प्रथम किए, बात समझ गए। अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा मेंडल ने आनुवंशिकी का प्रयोग पादप पर, किस पादप पर किए थे, तो ऑप्शन में बहुत सारे पादप रहेंगे, बात समझ रहे हैं, जैसे आम भी हो सकता है, लीची भी हो सकती है, और भी सेम भी हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको जो पादप वाला क्वेश्चन आएगा तो मटर पादप टिक मानना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षणों की वंशागति के मेंडल का योगदान क्या था। लक्षण जो हुए आनुवंशिकता के, लिखिए मत, पहले बात को समझ लीजिए, उसके बाद लिखना ठीक नहीं रहता है क्लास के अंदर। देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवन, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पॉटसम सटाइवम, ठीक है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। अब मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे, जैसे विभिन्न लक्षण का तात्पर्य है बौने पौधे, लंबे पौधे, कमजोर पौधे, खूब हिष्ट पुष्ट पौधे, बात समझ रहे हैं, सबको मिक्सअप करके सबको क्या किया, उनके
अगली पीढ़ी तक क्या किए, जांच किए थे। देखिए जो 8 वर्षों तक चला जांच, एक बार नहीं, देखिए मटर का पौधा तैयार हो जाता है 4 महीने में। अब सोचो कि ऐसे पौधे सब कमजोर पौधे, स्वस्थ पौधे, बौने पौधे, छोटे पौधे, मुरझाए हुए पौधे, सबके मटर के दाने से क्या किए इन्होंने, सूखे मटर के दाने सबसे टेस्ट कराया और 8 वर्षों तक कराया और टपक गए बेचारे। ठीक है, तो उन्होंने जो लिखा था तो उससे पता चला कि हाँ आनुवंशिकता सिद्ध हो चुकी है कि जैसे व्यक्ति रहता है उस हिसाब से क्या होता है अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग में लगभग 29,000 मटर के पौधों पर अध्ययन किया। अब सोचिए कि 29,000 मटर अलग अलग लेकर अध्ययन किए। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। बात समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितने हजार पौधों पर ये किए थे प्रयोग तो बताइए। 29,000। सोचिए कि कितना मेहनत किए, जबकि विज्ञान और मैथ में फेल हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि इनको साइंटिस्ट बनना था, इनको खोज करना था। आज उन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। कितने लक्षण? अब वह समय काल सन 1857 से 1865 तक क्या किया? खोज किए। बात समझ रहे हैं? कब तक? 1857 से 1865 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत इन्होंने कठिन श्रम किया। अब मेहनत तो होगी, कठिन श्रम किया, फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों को नेचुरल सोसाइटी की सभा में रख दी। क्या किए कि एक अभिलेख में लिखकर और नेचुरल सोसाइटी की सभा में क्या किए, प्रस्तुत करा दिए। बात समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा में बनेगा आप लोगों के। मेंडल ने आनुवंशिकता प्रयोग में मटर का पौधा क्यों चुना? ये बात तो आनी चाहिए। देखिए मटर का पौधा इसलिए चुना कि ये पौधा वार्षिक होता है। क्या होता है बेटा? वार्षिक पौधा कहते हैं इसको, क्योंकि एक वर्ष में एक बार क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। देखिए इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। क्या है कि जो मेंडल साहब थे, अगर मान लो मनुष्य पे चेक करते तो बेचारे एक पीढ़ी के चेक करने में दूसरी पीढ़ी आने में अपने ही टपक जाते हैं। तो इसलिए ये क्या किए कि छोटा चक्र के लिए मटर के पौधे को चुना। ठीक है, और देखिए ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। कैसे पौधे होते हैं बेटा मटर के? द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा जन्नांग दोनों होता है। नर व मादा जन्नांग दोनों होता है। और ये स्वपरागण भी होते हैं और परपरागण भी होते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि जो अपने स्वतः, ठीक है, उनके पुष्प टूट कर क्या करते हैं, वर्तिकाग्र में चले जाते हैं और एक नया पुष्प तैयार हो जाता है। बात समझ रहे हैं? और परपरागण का मतलब क्या होता है कि दूसरे पुष्प क्या होते हैं, वर्तिका में प्रवेश करते हैं तो नए फूल पुष्प तैयार होते हैं। बात समझ गए? स्वपरागण और परपरागण। मैं इसको क्या करूंगा, अभी कुछ देर बाद लिखवाऊंगा इसकी परिभाषा भी। और नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों होते हैं। ठीक है, छोटा सा परिभाषा रहा, आप लोग इसको हम उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे। देखिए जीवन प्रारूप व दृश्य प्रारूप को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम बहुत टेढ़ा लगेगा कि हम सुने ही नहीं, तो आप लोग क्या करिए कि ये परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, जीन प्रारूप व दृश्य प्रारूप को समझाइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए जीन प्रारूप होता क्या है कि इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ये क्या करता है, किसी जीव की आनुवंशिक रचना किस प्रकार है, इसे जीन प्रारूप शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जीन प्रारूप दिखाई नहीं देते, जीन कभी क्या करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं कि किसी जीवों में, ठीक है, जीनोटाइप किसी जीवों में आंतरिक अभिव्यक्ति में रहते हैं। ठीक है, और जो होता है ये फिनोटाइप, ये बाह्य गुणों के लिए प्रदर्शित करते हैं। जैसे कह सकते हैं किसी जीवों में गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, इसे शब्द दृश्य प्रारूप द्वारा बताया जाता है। जैसे रंग, आकार, रूप। आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देखकर क्या कहेंगे कि इसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, देख कर ही बताएंगे ना। और लेकिन जीन वाला जो मामला है ये आंतरिक मामला है। बात समझ रहे हैं? आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट जो प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट वाले, देखिए क्या बनेंगे कि एक होता है इसी में डीएनए आएगा। क्या आएगा? डीएनए, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और
इसी में आएगा गुणसूत्र कैसे विकसित होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन को मिला देते हैं हम लोग तो हमारे गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जीन क्या है, इस सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं समय युग्मजी और विषय युग्मजी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो शब्द थोड़ा क्लिष्ट है उनको पहले पढ़ा देते हैं और जो आसान है उसको बाद में पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए समय युग्मजी क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखिए चित्र क्या बनते हैं कि यहाँ किसी को हंसना नहीं बस समझना है। देखिए समय युग्मजी हो जो होगा टीटी होगा। क्या होगा बेटा? टीटी। बात समझ रहे हैं? माता पिता लंबे होंगे, इसमें संतान लंबी होगी। बात समझ रहे हैं? माता पिता गोरे होंगे दोनों, तो टीटी कैपिटल टी के लिए प्रयोग किया जाए। जब संकर हो जाएंगे, जब क्या हो जाएंगे? संकर हो जाएंगे तो संकर के लिए क्या होता है, एक टी और एक क्या होता है, स्मॉल। बात समझ रहे हैं? और पूर्ण रूप से बौने के लिए ये क्या होगा, पूर्ण रूप से बौना हो जाएगा। इसके लिए स्मॉल टीटी का प्रयोग करें। किसका? स्मॉल टीटी। जैसे आप समझना परिभाषा के माध्यम से कि जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलील समान होते हैं। एलील का मतलब समझ रहे हैं? त्वचा के रंग, लंबाई, ठीक है, जब समान होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे बात समझिए, समान होने का तात्पर्य क्या है? टीटी, कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बात समझ रहे हैं? लंबाई से भी और गोरापन से भी, और भी जैसे आंख होती है भूला आंख, जैसे मैं आनुवंशिकता में बताया था, वो सब चीजें आ जाएंगी इसमें। आगे देखिए, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों युग्म विकल्पी भिन्न होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहा जाता है। इसे क्या करते हैं? संकर प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि पिताजी खूब लंबे हैं, 6 फीट के हैं, और माताजी 4 फीट के आगे। ठीक है हमें, तो इसका कारण यही है। तो ये क्या हो जाएंगे? संकर में परिवर्तित हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कोई बेचारा महिला ज्यादा काली है, उसको पुरुष क्या मिल गया? गोरा मिल गया, तो ये किस प्रवृत्ति में आ जाएंगे? संकर प्रवृत्ति में। किसमें प्रवृत्ति में आ जाएंगे? संकर। बात समझ रहे हैं? और बौना तो इसको कहते ही हैं, जो पूरा स्मॉल है। माता पिता छोटे छोटे हो जाएंगे, माता पिता क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि एक लंबे होंगे, एक क्या होंगे? छोटे होंगे। अब लंबे छोटे का तात्पर्य है कि माता पिता कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है जो हमारा, मेंडल के एकल संकर संकरण को समझाइए। पहले देखिए हम लोग किताबी भाषा में समझ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देंगे। देखिए, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्म विकल्पी पौधों में संकरण कराया जाता है तो इसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 पौधे हम लोग लिए, पौधे क्या है कि एक लंबा है और एक छोटा है। बात समझ रहे हैं? एक बौना पौधा है और एक लंबा पौधा है, और दोनों में जब संकर कराए, क्रॉस कराए उसको, तो हम ध्यान में रखें लंबाई। ठीक है, तो लंबा पौधा निकल के आ गया, उसको बोलेंगे एकल संकरण। बात समझ गए? अब द्विसंकर संकरण क्या होगा कि देखिए, पहले तो क्या करेंगे कि ध्यान में रखेंगे कि एक लंबाई ध्यान में रखेंगे, दूसरी क्या रखेंगे कि देखिए कि इसमें एक जो मानव होगा उसका रंग आंख का भूला होगा। बात समझ रहे हैं? तो 2 चीज का हम ध्यान रखें, पहला एक लंबाई का ध्यान रखें और दूसरा एक किसका ध्यान रखें बेटा? भूरा आंख का ध्यान रखें। तो 2 चीज का ध्यान रखोगे तो द्विसंकर संकरण, एक चीज का जब ध्यान रखे तो एक एकल संकरण। जैसे कह रहा है कि पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के
बीज संकरण कराया जाता है। तो हम जब लंबाई ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि जब संकरण कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, तो क्या होगा कि उसको उसकी लंबाई में वृद्धि होगी अगली संतान में, तो उसको क्या बोलेंगे, एकल संकरण। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिटाएंगे और प्रभावी ढंग से इसको पढ़ते समझते हैं हम लोग। देखिए ये चित्र है, ठीक है। एक नर है और एक क्या है बेटा, मादा, ठीक है। एक नर है और एक क्या है, मादा है। इनकी लंबाई और इनकी लंबाई में क्या है, अंतर है। बात समझ रहे हैं। जब इनके द्वारा संतान पैदा हुई तो हम लोग क्या देखे, देखिए पौधों में क्या होता है, क्रॉस कराया जाता है। कुछ पौधे क्या होते हैं कि बीज से उत्पन्न होते हैं और कुछ पौधे क्या होते हैं कि तनों से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, तनों से ही तना ही लगा दिया जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसको बोला जाता है संकरण या क्रॉस, ठीक है। लेकिन ये जब मानव नर और मादा में क्या होता है, सेक्स होता है। क्या होता है, सेक्स, ठीक है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे जब उत्पन्न होगा मानव, तो यह लंबा होगा। क्या होगा, लंबा होगा। तो इसी को क्या बोला जाएगा कि एक एकल संकरण। बात समझ रहे हैं। अब द्वि में क्या होगा कि हम लोग लंबाई के साथ साथ क्या देखें, इसकी आंख कैसी है, मान लीजिए थोड़ा सा रेड है या भूरा, मान लीजिए भूरा है। तो बात समझ रहे हैं। जब दोनों को मानेंगे हम लोग तो इनके बीच जो अगली संतान उत्पन्न होगी ये क्या होगी, लंबा, और आंख उसकी क्या होगी, भूरा होगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को। द्विसंकर संकरण और एक एकल संकरण, बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि दो पौधे ले लिए। क्या ले लिए, दो पौधे। ये P1 पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी के पौधे हैं। तो एक देखिए इसमें क्या किए कि लंबा है पौधा और एक क्या है, बौना है। देखिए इसको क्या किए, यहां से इसको इससे मिलाए, फिर इसको इससे मिलाए। बात समझ रहे हैं। अब इसको क्या मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, इससे मिलाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो चार गुण समझ में आ रहे हैं F1 पीढ़ी में जो अगली संतान होगी, लंबा, बौना, बौना, बौना। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए कि नहीं हुए। देखिए यहाँ पर भी लंबे 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 लंबे। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अतः पौधों का लंबापन प्रभावी गुण है। ये जो लंबापन हो रहा है क्रिएटिविटी, इसको क्या कहेंगे, प्रभावी है। और जो ये बौनापन होगा ये अप्रभावी गुण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, अप्रभावी। तो आपसे प्रभावी गुण पूछेगा और अप्रभावी गुण पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए P2 द्वितीय पीढ़ी के पौधे हैं, यहाँ पे लंबे लंबे हैं, ठीक। अब देखिए जो संतान उत्पन्न होगी, यहां से ध्यान से समझिए, ये जब क्रॉस कराए, फर्टिलाइजेशन हुआ इनके बीच, तो जब संतान होगी तो पहली होगी शुद्ध लंबा। बात समझ रहे हैं। जब दोनों लंबा लंबा रहेंगे, बात समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा, शुद्ध लंबा। क्या होगा, शुद्ध लंबा। अब लंबा छोटा की बात होगी जब संकर लंबा। संकर का मतलब होता है मीडियम में, ठीक है। माता पिता एक छोटा एक बड़ा है तो मीडियम में संतानें होंगी, संकर लंबा। दो बार हो गई, बात समझ रहे। और जो तीसरी होगी एकदम क्या होंगी, बौना होंगे। क्या होंगे, बौना। तो दृश्य जब प्रारूप हम लोग बनाएंगे, कौन सा प्रारूप, दृश्य प्रारूप। देखने से क्या लग रहा है, पहला क्या लग रहा है, शुद्ध लंबा। पहला क्या लग रहा है, शुद्ध लंबा। और देखिए ये तीनों जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, एक जैसा बन रहा है संकर से और बौना से। तो ये क्या हो जाएगा, तीन संबंधी, एक का शुद्ध लंबा वाला एक ही तो बना, तो यहाँ पे 3 और 1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक। अब बात होगी जीन प्रारूप की। जीन का मतलब होता है, ठीक है, जिससे संकरण कराया जाता है, किया जाता है, जिससे संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। पौधों में जैसे बीज होता है उसी तरह मानव में भी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा कि एक तो शुद्ध लंबा हो जाएगा। क्या होगा, एक देखिए शुद्ध लंबा हो गया।
दो इसमें क्या होंगे, संकर लंबा होंगे, दो क्या होंगे, संकर लंबा, और एक क्या हो जाएगा, प्योर बौना हो जाएगा। क्या हो गया, बौना। तो आपसे एग्जाम में जब दृश्य प्रारूप की बात होगी तो 3 संबंध एक, और जब जीन प्रारूप की बात होगी तो 1 संबंध 2 संबंध 1। बात समझ में आई? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब्स कीजिए, और कल हम लोग आगे इसी सेशन में बने रहें।